नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अम्बपाली के वैशाली लौटने पर वहां खूब धूमधाम से खुशियां मनाई गई। साथ ही साथ हमने सुना कि हर्षदेव की भेंट आर्यवर्षकार से हुई, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, जिन्होंने उसे कुछ योजना बता करके वैशाली जाने को कहा। साथ ही साथ हमने सुना कि दस्युओं ने आजकल वैशाली को परेशान करके रखा है। वैशाली यानी जनपद। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 39। प्रत्यागत। कृतपुण्य सेठी की वैशाली के अंतरायण में धूम मच गई। सेठियों के निगम ने उनका स्वागत सत्कार करने को गढ़ नक्षत्र मनाया। नगर सेठी ने उसे घर बुलाकर गंधमाल दे सम्मानित किया। उसके ठाट बाट, धन वैभव तथा विक्रय सामग्री को देख वैशाली का सेठी निगम सन्न रह गया। सर्वत्र यही चर्चा होने लगी कि चंपा का यह महासेठी चंपा के पतन के बाद राजकुल की संपूर्ण संपदा लेकर वैशाली में भाग आया है और अब वो वैशाली में ही रहकर व्यापार वाणिज्य करेगा। सेठी कृतपुण्य के साथ दासों, कम्मकरों, सेवकों की बड़ी भारी भरमार थी। उनकी धन संपत्ति, वाहन और अवरोध का वैभव विशाल था। घर घर इस भाग्यवान सार्थवाह के सौभाग्य की चर्चा थी कि कालिका द्वीप में उसे स्वर्ण रत्न की एक खान मिल गई थी और वो उससे अपना जहाज भर लाया है। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु उसके 8 समुद्री अश्व थे, जो वायु वेग के समान चंचल और मूर्ति की भांति सुंदर थे। इन अश्वों में से एक पर चढ़कर जब उसका पुत्र प्रातः और संध्या समय वायु सेवनार्थ अपने शिक्षकों और सेवकों के साथ राजमार्ग पर निकलता, तो सब कोई अपने अपने काम छोड़ छोड़कर उन्हीं अश्व के आरोही साक्षात कार्तवीर्य के समान सुंदर किशोर सेठी पुत्र की ओर गृहपति कृतपुण्य सेठी की चर्चा सत्य असत्य काल्पनिक करने लगते। बहुत लोग बहुविध अटकल अनुमान लगाते। पाठक इस कृतपुण्य को भूले न होंगे। ये भाग्य विदग्ध हर्षदेव का नूतन संस्करण था। हर्षदेव तो आपको याद ही होगा। वन में बटारू ब्राह्मण से विदा लेकर हर्षदेव पावापुरी गया और इंद्रभूति ब्राह्मण से मिला। इंद्रभूति ने उसे आदर पूर्वक अपने यहां ठहराकर विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर अपने परिचितों, मित्रों और नगर निगमों से उसका परिचय कराया तथा उसे सेठी पुत्र कहकर उन्हें परिचय दिया। वहां उसने इंद्रभूति की सहायता और सम्मति से बहुत सी मूल्यवान विक्रय सामग्री मोल ली और उसे 50 अश्वतरियों पर लाद तथा 4 दास और उत्तम अश्व मोल ले अश्वारूढ़ हो वो चंपा में जा पहुंचा। चंपा के गृहपति सागरदत्त के घर पर पहुंच उसने कृतपुण्य कहकर अपना परिचय दिया। सागरदत्त सेठी के अनेक जलियान ताम्रलिप्त और स्वर्ण द्वीपों में विविध व्यापार की सामग्री लेने बेचने जाते रहते थे और वो अति समृद्ध श्रीमंत निगमपति सेठी था। उसके कोई पुत्र न था, केवल एक वही मृगावती नाम की पुत्री थी जो कृतपुण्य को ब्याही थी। उसका चीरकाल से उसे कोई समाचार नहीं मिला था। अब वो अकस्मात अपने जमाता को देख परम हर्षित हुआ। उसने बड़े प्रेम सम्मान से उसका स्वागत किया। उसकी सहायता से उसका सब माल अच्छे मूल्य में बिक गया और महान धनराशि उसे प्राप्त हुई। ससुर से कहकर उसने विधिभय नगरी से मृगावती और उसके पुत्र को भी बुलवा लिया और वह कुछ काल स्त्री, पुरुष और ससुराल का परिपूर्ण आनंद भोगता रहा। फिर ब्राह्मण की बात को स्मरण कर तथा वैशाली को लौटने की उत्सुकता से ससुर से आग्रह कर विविध बहुमूल्य वस्तुओं से 3 जहाज भरकर अपनी स्त्री मृगावती, पुत्र पुंडरीक और दास दासियों, कम्मकरों को संग ले जल यात्रा को निकल पड़ा। वो माल लेता बेचता, लाभ उठाता बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, माहिष्मती, भृगुच्छक और प्रतिष्ठान जल थल में जैसा सुयोग मिला घूमता फिरा। उसने ब्राह्मण की दी हुई सूची के अनुसार बंग में वैश्रमण दत्त, कलिंग में वीर कृष्ण मित्र, अवंती में श्रीकांत, भोज में समुद्रपाल, आंध्र में सेमंत भद्र, माहिष्मती में सुगुप्त, भृगुच्छ में सुदर्शन और प्रतिष्ठान में सुवर्ण बल से मिलकर ब्राह्मण का गूढ़ संदेश दिया और उनका गूढ़ संदेश ब्राह्मण के लिए प्राप्त किया। इसी यात्रा के बीच जब वो पूर्वी द्वीप समूहों में विचरण करता हुआ हस्तिशीर्ष द्वीप में पहुंचा तो उसकी भेंट कई अन्य सार्थवाहों से हो गई, जो कि उसी की भांति विक्रय वस्तु द्वीप द्वीपांतरों में बेचने जा रहे थे। हस्तिशीर्ष द्वीप से उसने उनके साथ ही मिलकर यात्रा की। देव संयोग से कुछ दिन समुद्र में यात्रा करते हुए उनके समुद्र यान झंझावात में फंस गए। वे सब यान टूट फूट कर आरोहियों सहित समुद्र में डूब गए।
केवल एक पोत जिसमें कृतपुण्य और उसके पत्नी, पुत्र, दास और धन स्वर्ण था। किसी भांति कई दिन तक लहरों पर उथल पुथल होता समुद्र बीच अज्ञात और निर्जन कालिका द्वीप के किनारे जा टकराया। किसी प्रकार भूस्पर्श करने से उन लोगों को ढाढ़स हुआ। द्वीप में मीठा जल पी और स्वादिष्ट फल मूल खाकर उन्होंने कई दिन की भूख प्यास तृप्त की, परंतु द्वीप जन रहित है ये देख उन्हें दुख हुआ। फिर भी स्वादिष्ट फलमूल और मीठे जल की बहुतायत से उन्हें बड़ा सहारा मिला। उन्होंने अपने समुद्रयान की मरम्मत की तथा अनुकूल वायु की प्रतीक्षा में वहीं पड़े रहे। इसी द्वीप में फल मूल की खोज में घूमते भटकते उसे माणिक्य और स्वर्ण की खान मिल गई। इस प्रकार दुर्भाग्य में से भाग्योदय देखकर वो उन्मत्त की भांति हर्ष से नाचने लगा। उसने दासों और कम्मकरों की सहायता से स्वर्ण और रत्न की राशि अपने जहाज में भर ली। इतना अधिक बेतौल स्वर्ण तथा सूर्य के समान तेजवान त्रिलोक दुर्लभ कुड़व प्रस्थभार के माणिक्य पाकर उसके रक्त की एक एक बूंद उसकी नाड़ियों में नाचने लगी। अब वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन कुबेर था। मनुष्य की दृष्टि से न देखे गए रत्न उसके चरणों में थे, परंतु उसके सौभाग्य की समाप्ति यहीं पर नहीं हुई। पूर्णिमा को चंद्रोदय होने पर ज्यों ही समुद्र में ज्वार आया, बहुत से अद्भुत समुद्री अश्व जल में बहकर द्वीप के तट पर आए और द्वीप में विचरण करने लगे। उन अद्भुत और विद्युत वेग के समान चपल तथा मनुष्य लोक में दुर्लभ महाशक्ति संपन्न वाड़व अश्वों को देख प्रथम तो कृतपुण्य और उसके संगी साथी भयभीत होकर एक योजन दूर भाग गए, परंतु जब समुद्र में ज्वार उतर गया और वे अश्व भी समुद्र गर्भ में चले गए, तब वे लोग फिर समुद्र तट पर आकर पराक्रमी अश्वों को देखते रहे। कृतपुण्य ने इन अश्वों को पकड़कर ले जाने का निश्चय किया। अंततः वो साहसिक सामंत था। उसमें सुप्त आखेट वासना जागृत हुई और अश्वों को पकड़ने का संपूर्ण आयोजन विचार कर वह आगामी पूर्णिमा तक समुद्र में ज्वार आने की प्रतीक्षा में उसी द्वीप में ठहर गया। समुद्र में पूर्ण चंद्रोदय होने पर फिर ज्वार आया। फिर वैसे ही अनगिनत वाड़व अश्व समुद्र के तरंगों पर तैरते हुए द्वीप में घुस आए। कृतपुण्य ने एक ऊंचे स्थान पर बैठकर वीणा बजानी प्रारंभ की। वीणा की मधुर झंकृति से विमोहित हो वे अश्व उसी शब्द की ओर आकर्षित हो अपने लंबे लंबे कान खड़े कर करके खड़े रह गए। तब कृतपुण्य के संकेत से उसके दासों ने उन्हें विविध सुगंध द्रव्य सुंघाए, विविध स्वादिष्ट मधुर खाद्य पेय खाने को दिए। इस प्रकार वीणा की ध्वनि से विमोहित तथा विविध गंध खाद्य पेय से लुब्ध बने वे अश्व उन मनुष्यों से परिचित की भांति बारंबार मुंह उठाकर खाद्य पेय मांगने तथा खड़े खड़े कनौतियां काटने लगे। समुद्र के पीछे लौटने का उन्हें भान ही न रहा। ज्वार उतर गया और कृतपुण्य के दासों ने उन्हें युक्ति से दृढ़ बंधन से बांध लिया तथा जलयान पर चढ़ा लिया। इस अद्भुत और अतर्कित रीति से देव मनुष्य दुर्लभ वाड़व अश्व और अमोघ्य रत्न निधि इस अक्षेप द्वीप से लेकर कृतपुण्य ने अनुकूल वायु देख जल ईंधन और फल मूल आदि भरकर प्रस्थान किया तथा देश देश में होता हुआ वो भृगुकच्छ पहुंचा। भृगुकच्छ में उसने बहुत सा माल क्रय किया तथा स्थल मार्ग से सार्थवाह ले चला। इस समय उसका सार्थवाह एक चतुरंगिणी सेना की भांति था। भृगुकच्छ में ठहर कर उसने चतुर, गुणी और शास्त्रज्ञ अश्वपालों एवं अश्वमर्दकों को नियुक्त किया, जिन्होंने अश्वों के मुंह कान बांध, वल्गु चढ़ा, तंग खींच, चाबुक और वेत्र की मार मारकर विविध भांति आज्ञा पालन और चाल चलने की शिक्षा थी। इस प्रकार शिक्षण प्राप्त कर और बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित होकर जब ये अश्व लोगों की दृष्टि में पड़े, तब सब के सब उन्हें देखते ही रह गए। और फिर इस प्रकार भाग्य की नियति से विक्षिप्त अवस्था में वैशाली को त्यागने के 7 वर्ष पश्चात हर्षदेव ने महासेठी सार्थवाह कृतपुण्य के रूप में वहां प्रवेश किया और उत्तरायण में सहस्त्र स्वर्ण शिखरों वाला श्वेत मरमर का हम्र बनवा दास दासियों, कम्मकरों, लेखकों, कर्णिकों, दंडधरों, द्वारपालों, रक्षकियों से सेवित हो। देखते ही देखते सर्व पूजित हो वो वहां निवास करने लगा और अपने दिनचर्या से ऐश्वर्य चमत्कार दिखा दिखाकर नगर, नागर और जनपद को चमत्कृत करने लगा। हाँ, तो कुछ दिन तक तो लोग सब कुछ भूलकर सेठी कृतपुण्य की ही चर्चा वैशाली में घर घर करने लगे। वैशाली में मगध महामात्य। वैशाली के जनपद में इस बार फिर भूकंप हुआ। वैशाली के महान राजमार्ग पर एक दीर्घकाय ब्राह्मण पांव प्यादा धीर मंथर गति से सांथागार की ओर बढ़ रहा था। उसके पांव नंगे और धूल धूसरित थे। कमर में एक शाण साटिका और कंधे पर शुभ्र कौशेय पड़ा था, जिसके बीच से उसका स्वच्छ जनेऊ चमक रहा था।
इस ब्राह्मण का वर्ण गौर, मुख मुद्रा गंभीर और तेजपूर्ण नेत्र, दृष्टि पैनी, ललाट उन्नत, कंधे और ग्रीवा मांसल, होठ संपुटित, बालपट्ट चंदन चर्चित नंगे सिर पर शतद्योत हिमश्वेत चोटी। वह अगल बगल नहीं देख रहा था, उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। उसके निकट आने तथा साथ चलने की स्पर्धा वैशाली में कोई नहीं कर सकता था। उससे 50 हाथ के अंतर पर 2 सहस्त्र ब्राह्मण नंगे पैर, नंगे बदन, नंगे सिर, केवल शाटिका कमर में पहने और जनेऊ हाथों में ऊंचे किए चुपचाप चल रहे थे। उनके पीछे सहस्त्रों नागरिक, ग्रामीण, सेठी, सामंत, विष, कम्मकर और अन्य पुरुष थे। और अलिंदों से कुलवधू, गृहपति पत्नियां आश्चर्य, कौतूहल और भीत मुद्रा से इस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को देख रहे थे। सब निशब्द चल रहे थे, सभी मन ही मन भांति भांति के विचार कर रहे थे। कोई कानों कान फुसफुसाकर बात कर रहे थे। ये ब्राह्मण विश्वविख्यात राजनीति का ज्ञाता, मगध का पच्युत दुर्धर्ष अमात्य वर्षकार था। उसके राज विग्रह, राजकोप तथा राजच्युति के समाचार प्रथम ही विविध रूप धारण करके वैशाली में फैल गए थे। संथागार के प्रांगण में वैशाली गण संघ के अष्टकुल प्रतिनिधियों ने महामात्य का स्वागत किया और वे सब तेजस्वी ब्राह्मण को आगे कर संथागार में ले गए, जहां महासंधि विग्रहिक जयराज और विदेश सचिव ने आगे बढ़कर अमात्य का प्रति संबोधन करके अभ्यर्थना की। फिर उन्होंने उससे एक निर्दिष्ट आसन पर बैठने का अनुरोध किया। अमात्य ने अनुरोध नहीं माना और वो 2 पग आगे बढ़कर वेदी के सम्मुख आ खड़े हुए। तब अमात्य ने जलद गंभीर वाणी से कहा, वाह वाह, बहुत शिष्टाचार संपन्न हुआ, परंतु वज्जी के अष्टकुल भ्रम में न रहे। मैं आज मगध का अमात्य नहीं, एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। उधर के लिए अन्न की याचना करने आया हूं। अष्टकुल के गण प्रतिनिधि ब्राह्मण को अन्न दें तो ये ब्राह्मण राज सेवा करने को प्रस्तुत है। विदेश सचिव नागसेन ने आसन से उठकर कहा, आर्य अपने व्यक्तित्व में ही सुप्रतिष्ठित है। ये तो मगध का दुर्भाग्य है कि उसे आपकी राज सेवा से वंचित रहना पड़ा है, परंतु राज सेवा के प्रतिदिन का कोई प्रश्न नहीं है। वज्जी संघ आर्य की वज्जी भूमि में सामान्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है। सुनकर आश्वस्त हुआ। अष्टकुल का कल्याण हो। यद्यपि मैं ब्राह्मण हूं, किंतु भिक्षोपजीवी नहीं। वज्जीगण यदि राज सेवा लेकर अन्न दे तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं। ये तो आर्य का गौरव है, परंतु आर्य भली भांति जानते हैं कि वज्जी शासन में मात्र अष्टकुल के प्रतिनिधि ही सक्रिय रह सकते हैं, वर्णधर्मी आर्य नहीं। यह हमारी प्राचीन मर्यादा है। विदेश सचिव नागसेन ने कहा। वर्षकार ने कहा, ये मैं नहीं जानता हूं। आयुष्मान को सशंक और सावधान रहना चाहिए, यह भी ठीक है, परंतु शासन में सक्रिय होने की मेरी अभिलाषा नहीं है। मैं तो अन्न का मूल्य देना चाहता हूं। क्यों आर्य ये आज्ञा करते हैं, जबकि वज्जियों का यह संघ आर्य का सामान्य अतिथि के रूप में स्वागत करने को प्रस्तुत है? ठीक है, परंतु आयुष्मान, पूज्य पूजन की भी एक मर्यादा है। मैं अतिथि तो हूं नहीं, जीविकान्वेषी हूं, अर्थी हूं। तो आर्य प्रसन्न हो। वज्जीगण संघ को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आर्य की यही यथेष्ट सेवा होगी। भद्र, मैं राजपुरुष प्रथम हूं और ब्राह्मण पीछे। मैं आशीर्वाद देने का अभ्यासी नहीं, राजचक्र चलाने का अभ्यासी हूं। जयराज संधि विग्रहिक ने गणपति सुनंद का संकेत पाकर खड़े होकर कहा, तब आर्य यदि वज्जीगण के समक्ष मगध सम्राट पर आर्य के प्रति कृतज्ञता अथवा अनाचार का अभियोग उपस्थित करते हैं तो गण सन्निपात उस पर विचार करने को प्रस्तुत है। मगध सम्राट वज्जीगण का विषय नहीं है आयुष्मान, इसलिए वज्जीगण सन्निपात इस संबंध में विचार नहीं कर सकता। फिर मेरा कोई अभियोग ही नहीं है, मैं तो अन्न का इच्छुक हूं। तो ठीक है, तब यदि आर्य वज्जी संघ में राज नियुक्त हों और वज्जी संघ यदि मगध पर अभियान करे, तब आर्य कठिनाई में पड़ सकते हैं। कठिनाई कैसी आयुष्मान? दुविधा की आर्य, परंतु वज्जी संघ मगध पर अभियान क्यों करेगा? उसकी तो साम्राज्य लिप्सा नहीं है। चलिए, वज्जी संघ न अभियान करे, किंतु मगध ही वज्जी पर अभियान करे, तब आर्य क्या करेंगे? जो उचित होगा वही। और औचित्य का मापदंड क्या होगा? विवेक, न्याय या राजनीति? राजनीति आयुष्मान। किसकी राजनीति आर्य? जयराज ने हंसकर कहा। कुटिल ब्राह्मण क्रोध से थरथर कांपने लगा। उसने कहा, मेरी ही राजनीति आयुष्मान? तो आर्य क्या ऐसी आज्ञा देते हैं कि भविष्य में वज्जियों का गण शासन आर्य की राजनीति का अनुगमन करें? यदि ये ब्राह्मण उसके लिए हितकर होगा तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। तो आर्य ये गण नियम के विपरीत है।
ये साम्राज्य विधान में सुकर है, गण शासन में नहीं। गण शासन सन्निपात के छंद के आधार पर ही शासित हो सकता है, तो क्या वज्जी संघ आश्रित ब्राह्मण को आश्रय नहीं दे सकता है? अब गणपति सुनंद ने कहा, आर्य, आप तो भली भांति जानते हैं कि हमारे संघ शासित तंत्र सर्वसम्मति से चलता है, इसलिए इस संबंध में सोच विचार कर जैसा उचित होगा आर्य से परामर्श करके निर्णय कर लिया जाएगा। तब तक आर्य वज्जी गण संघ के प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में यहां रहकर संघ की प्रतिष्ठा वृद्धि करे, तो गणपति राजन्य ऐसा ही हो। आर्य वर्षकार ने हाथ ऊंचा करके कहा, तब तक मैं दक्षिण ब्राह्मण कुंड ग्राम सन्निवेश में आयुष्मान सौमिल क्षत्रिय का अंतेवासी होकर ठहरता हूं। विदेश सचिव ने कहा, जिसमें आर्य प्रसन्न हो। तब तक आर्य की सेवा के लिए सहस्त्र स्वर्ण प्रतिदिन और यथेष्ट दास दासी संघ की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। वर्षकार ने मौन हो स्वीकार किया और संथागार को त्यागा। भद्र नंदिनी। बहुत दिनों बाद वैशाली में अकस्मात फिर उत्तेजना फैल गई। उत्तेजना के विषय दो थे। एक मगध महामात्य आर्य वर्षकार का मगध सम्राट से अनादृत होकर वैशाली में आना, दूसरा विदिशा की अपूर्व सुंदरी वैश्या भद्र नंदिनी का वैशाली में बस जाना। जिस प्रकार आर्य वर्षकार उस समय भूखंड पर विश्व विश्रुति राजनीति के पंडित प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार भद्र नंदिनी अपने रूप, यौवन और वैभव में अपूर्व थी। देखते ही देखते उसने वैशाली में अपने वैभव का एक ऐसा विस्तार कर लिया कि अम्बपाली की आभा भी फीकी पड़ गई। नगर भर में यह प्रसिद्ध हो गया कि भद्र नंदिनी विदिशा के अधिपति नागराज शेष के पुत्र पुरंजय भोगी की अंत्यवासिनी थी। वो नाग कुमार भोगी के असद व्यवहार से कुपित होकर वैशाली आई है। उसके पास अगणित रत्न, स्वर्ण और संपदा है। उसका रूप अमानुषिक है और उसका नृत्य मनुष्य को मूर्छित कर देता है। सभी महारागों और ध्वनिवाद्य में उसकी असाधारण गति है। वो 14 विद्याओं और 64 कलाओं की पूर्ण ज्ञाता, सर्वशास्त्र निष्णाता दिव्य सुंदरी है। वो अपने यहां आने वाले अतिथि से केवल नृत्य पान का 100 सुवर्ण लेती है। वो अपने को नागराज भोगी पुरंजय की दत्ता कहती है और किसी पुरुष को शरीर स्पर्श नहीं करने देती। वैशाली के श्रीमंत सेठी पुत्र और युवक सामंत उसे देखकर ही उन्मत्त हो जाते हैं। उसका असाधारण रूप और संपदा ही नहीं, उसका वैचित्र भी लोगों में कौतूहल की उत्पत्ति करता है। नाग पत्नी को देखने की सभी अभिलाषा रखते हैं। जो देख पाते हैं उस पर तन मन वारने को विवश हो जाते हैं, परंतु किसी भी मूल्य पर वो किसी पुरुष को अपने स्पर्श नहीं करने देती। उसकी ये विवशता नगर भर में फैल गई है। लोग कहते हैं इसने देवी अम्बपाली से स्पर्धा की है। कुछ कहते हैं कि नागराज ने देवी अम्बपाली से प्रणय अभिलाषा प्रकट की थी, सो देवी से अनादित होकर उनका मनोरंजन करने को यह दिव्यांगना छद्म वेश में नागराज ने भेजी है। भद्रनंदिनी का द्वार सदा बंद रहता है। द्वार पर सशस्त्र पहरा भी रहता है। पहरे के बीच में एक बहुत भारी दुर्दुर रखा हुआ था। जो आगंतुक 100 सुवर्ण देता वही दुर्दुर पर डंका बजाता। प्रहरी उसे महाप्रतिहार को सौंप देता और वो आगंतुक को भद्रनंदिनी के विलास कक्ष में ले जाता, जहां सुरा, सुंदरियां और कोमल उपधान उसे प्रस्तुत किए जाते। एक नियम और था, 100 स्वर्ण लेकर एक रात्रि में वो केवल एक अतिथि का मनोरंजन करती थी। तरुण श्रीमंतों का सामूहिक स्वागत करने का उसका नियम न था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। रात अंधेरी थी, पर आकाश स्वच्छ था। उसमें अगणित तारे चमक रहे थे। माघ बीत रहा था। सर्दी काफी थी। नगर की गलियों में सन्नाटा था। 1.5 पहर रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। एक तरुण अश्व पर सवार धीर मंथर गति से उन सोनी विथिकाओं में जा रहा था। भद्रनंदिनी के सिंह द्वार पर आकर वह अश्व से नीचे उतर पड़ा। ड्योढ़ी के एक दास ने आगे बढ़कर अश्व थाम लिया। प्रहरियों के प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, भंते सेनापति, आप चाहते क्या हैं? जिस तरुण को सेनापति कहकर संबोधित किया गया था, उसने उस प्रतिष्ठित संबोधन से कुछ भी प्रसन्न न होकर एक भारी सी किंतु छोटी थैली उसकी ओर फेंक दी और आगे बढ़कर डंका उठा दूर दूर पर चोट की। दूर दूर तक वो शब्द गूंज उठा। प्रहरी ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर द्वार खोल दिया। प्रहरी विदेशी था। वो जितना शरीर से स्थूल था वैसे ही स्थूल उसकी बुद्धि भी थी। उसने डरते डरते झुककर पूछा, 100 ही स्वर्ण बनते, कम तो नहीं ना? कुछ अधिक ही हैं। 100 तेरी स्वामिनी के लिए हैं और शेष तेरे लिए हैं। तरुण ने मुस्कुरा कर कहा। प्रहरी खुश हो गया। उसने हंसकर कहा, आपका कल्याण हो भद्र, ये मार्ग है, आइए। भीतर अलिंद में जाकर उसने महाप्रतिहार पीड़ को पुकारा।
प्रतिहार अतिथि को भद्रनंदिनी के निकट ले गया। भद्रनंदिनी ने उसे ले जाकर बहुमूल्य आसन पर बैठाया और हंसकर कहा, भद्र कैसा सुख चाहते हैं? पान, नृत्य, गीत, द्यूत, ये प्रहसन? नहीं प्रिय, ये सब कुछ नहीं, केवल तुम्हारा एकांत सहवास, तुम्हारा मृदु मधुर वार्तालाप। तो बनते ऐसा ही हो। उसने दासियों की ओर देखा। दासियां वहां से चली गईं। द्वारों और गवाक्षों पर पर्दे खींच दिए गए। एक दासी एक स्वर्ण पात्र में गौड़ीय स्फटिक पान पात्र और बहुत से स्वादिष्ट भुने शल्य मांस श्रृंगाटक रख गई। भद्रनंदिनी ने कहा, अब और तुम्हारा क्या प्रिय करूं प्रिय? मेरे निकट आकर बैठो प्रिय। नंदिनी ने पास बैठकर हंसते हंसते कहा, किंतु भद्र, तुम जानते हो ना कि मैं नागपत्नी हूं, अंग से अस्पृश्य हूं। सो मैं जानता हूं प्रिय, केवल तुम्हारे वचनामृत का ही आनंद लाभ चाहता हूं मैं। नंदिनी ने मध्यपात्र में सुवासित गौड़ीय उंडेलते हुए पूछा, किंतु भद्र, ये मुझे किस महाभाग के सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? वैशाली के एक नगण्य नागरिक का भद्रे। वैशाली में ऐसे कितने नगण्य नागरिक हैं प्रिय, जो कि एक वीरांगना से केवल वाग विलास करने का शुल्क 100 सुवर्ण दे सकते हैं? ये तो भद्रे गणिका अध्यक्ष संभवतः बता सके, परंतु उसके पास भी आगंतुकों का हिसाब किताब तो न होगा। अच्छा जाने दो प्रिय, किंतु इस प्रिय दर्शन नगण्य नागरिक का नाम क्या है? विदिशा की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी आज के शुभ मुहूर्त में उसका जो भी नाम निर्धारित करे वही। उस नाम को वैशाली का गणपत स्वीकार कर लेगा क्या? न करे, उसकी क्या चिंता। किंतु विदिशा की सुंदरी की आवाज के भीतर तो उसी नाम का डंका बजेगा। नंदिनी ने हंसकर मध्यपात्र युवक के हाथ में दे दिया और हंसते हुए कहा, समझ गई प्रिय, आप छद्म नाम धारण करना चाहते हैं, किंतु इसका कारण? यदि यही सत्य है तो छद्म नाम धारण करने का कारण भी ऐसा नाम धारण करने वाला भली भांति जानता है। उसने मद्य पीते हुए कहा, ओह तो मित्र, तुम कोरे तार्किक ही नहीं हो। नहीं प्रिय, मैं तुम्हारा आतुर प्रेमी भी हूं। उसने खाली पात्र देते हुए कहा। नंदिनी जोर से हंस दी और पात्र फिर से भरते हुए बोली, सत्य है मित्र, तुम्हारे प्रेम का सब रहस्य तुम्हारी आंखों और सतर्क वाणी में दिख रहा है। उसने दूसरा चषक बढ़ाया। चषक लेकर हंसते हुए युवक ने कहा, इसी से प्रिय तुम चषक पर चषक देकर मेरे नेत्रों का रहस्य और वाणी की सतर्कता को धो बहाना चाहती हो। नहीं भद्र, मेरी ये सामर्थ्य नहीं, परंतु गणिका के आवास में आकर भी पान करने में इतना सावधान पुरुष वैशाली में ही देखा, मगध में नहीं देखा प्रिय। उसने गटागट पीकर चषक नंदिनी को दिया। नंदिनी विचलित हुई। रिक्त चषक लेकर क्षणभर उसने युवक की ओर घूर कर देखा। युवक ने हंसकर कहा, यदि कुछ असंयत हो उठा हूं तो ये तुम्हारे मध्य का दोष है, किंतु क्या तुम्हें मैंने असंतुष्ट कर दिया भद्रे? नहीं भद्र, किंतु मैं मगध कभी नहीं गई। ओह, तो निश्चय ही मुझे भ्रम हुआ। नीचे तुम्हारे प्रहरियों के नोकदार शीर स्त्राण मगध व्रात्यों के समान थे। इसी से उसने मुस्कुराकर तीखी दृष्टि से युवती को देखा। युवती क्षणभर को चंचल हुई, फिर हंसते हुए बोली, हाँ, उनमें एक दो मागध हैं, किंतु बीच ही में उस युवक ने हंसते हुए कहा, समझ गया प्रिय, समझ गया। उन्हीं में से किसी एक ने राजगृह के चतुर शिल्पी का बना ये कुंडल तुम्हें भेंट किया होगा। क्यों? नंदिनी के होंठ सूख गए। हठात उसके दोनों हाथ अपने कानों में लटकते हुए हीरे के बहुमूल्य कुंडलों की ओर उठ गए। उसने हाथों से कुंडल ढांप लिए। युवक ठठाकर हंस पड़ा। हाथ बढ़ाकर उसने मध्यपात्र उठाकर आकंठ भरा और नंदिनी की ओर बढ़ाकर कहा, प्रियो प्रिय, इस नगण्य नागरिक के लिए एक चषक। नंदिनी हंस दी। पात्र हाथ में लेकर उसने युवक पर बंकिम कटाक्षपात किया, फिर कहा, बड़े धूर्त हो भद्र, और मद्य पी गई। युवक ने हाथ बढ़ाकर जूठा पात्र लेते हुए कहा, आप प्यायित हुआ प्रिय। क्या गाली खाकर? नहीं, पान देकर। नंदिनी ने दूसरा चषक लेकर उसमें मद्य भरा और युवक की ओर बढ़ाकर कहा, लो, अब और भी आप प्यायित हो प्रिय। नाग पत्नी की आज्ञा शिरोधार्य। उसने पात्र पीकर कहा, तो प्रिय अब मैं चला, किंतु क्या मैं तुम्हारा और कुछ प्रिय नहीं कर सकती?
क्यों नहीं प्रिय, इस चीरदास को स्मरण रखकर। युवक उठ खड़ा हुआ। नंदिनी ने तांबूल दान किया, गंध लेपन किया और फिर उसके उत्तरीय के छोर को पकड़कर कहा, फिर कब आओगे भद्र? किसी भी दिन नाग दर्शन करने। युवक हंसकर चल दिया। नंदिनी अवाक खड़ी रह गई। युवक ने बाहर आ दास को एक स्वर्ण दिया और वो अश्व पर सवार हो तेजी से चल दिया। नंदिनी गवाक्ष में से उसका जाना देखती रही। वो कुछ देर चुपचाप सोचती रही, फिर उसने दासी को बुलाकर कहा, मैं अभी नंदन साहू को देखना चाहती हूँ। किंतु भद्रे, रात 3 पहर बीत रही है। नंदन साहू को उसके घर जाकर इस समय जगाने में तो बहुत खटपट होगी। नहीं, तो पुष्करणी तीर पर जाकर वही गीत गा जो तूने सीखा है। साहू के घर के पीछे गवाक्ष है, वहीं वो सोता है। तेरा गीत सुनते ही वहां आएगा और कुछ नहीं करना होगा। किंतु भद्रे, यदि प्रहरी पकड़ ले तो कहना कि भिखारिणी हूं, भिक्षा दो। इच्छा हो तो वे भी गीत सुने। दासी ने फिर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप गुप्त द्वार से बाहर चली गई। नंदिनी ने अपने भीतर कक्ष में जा यत्न से एक भोजपत्र पर कुछ पंक्तियां लिखी और उसे मोड़कर उस पर गीली मिट्टी की मुहर कर दी। फिर वो चिंतित होकर साहू के आने की प्रतीक्षा करने लगी। नंदन साहू। वैशाली के अंतरायण में नंदन साहू की हट्ट खूब प्रसिद्ध थी। उसके हट्ट में जीवन सामग्री की सभी जिन्स बिक्री होती थी। हल्दी, मिर्च और लहसुन से लेकर अंतःपुर को सुरभित करने योग्य दासियों तक का क्रय विक्रय होता था। प्रातः सूर्योदय से लेकर रात के 2 पहर तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही रहती थी। बढ़िया और काम लायक सौदों की बिक्री का समय रात्रि का पिछला प्रहर ही होता था। उसकी विस्तृत दुकान में अनेक जीन्स अव्यवस्थित रूप से भरी रहती थी। उनकी कभी सफाई न होती थी। रात को एक दीपक हट्ट में जलता रहता था, जिसकी पीली और धीमी ज्योति में हट्ट की सभी वस्तुएं कांपती हुई सी प्रतीत होती थी। हट्ट का स्वामी, हट्ट का सारा सामान बहुत अशुभ और विभत्स सा लगता था। परंतु गरजू ग्राहक फिर भी वहां आते ही थे। एक पण में 7 मसाले से लेकर 100 दम्म तक के संभ्रांत ग्राहक वहां बने ही रहते थे। इस हट्ट में भरी हुई असंख्य निर्जीव वस्तुओं में 4 सजीव वस्तु थी। चारों में एक स्वयं गृहपति नंदन साहू, दूसरी उसकी पत्नी भद्रा, तीसरी बेटी शोभा और चौथा पुत्र दामक। साहू की आयु 60 को पार कर गई थी। गंजे सिर पर गिनती के 2-4 बाल खड़े रहते थे। संभव है उसने जीवन भर पेट भरकर भोजन नहीं किया था। उसी से उसका शरीर एक प्रकार से कंकाल मात्र था। वो कमर में एक मैली धोती लपेटे प्रातः काल से आधी रात तक अपने थड़े पर बैठा बैठा तौलता रहता था। कभी वो रोगी नहीं हुआ, कभी अपने आसन से अनुपस्थित नहीं हुआ, कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। वो सबसे हंसकर बोलता, सावधानी से सौदा बेचता और कमाई के पणों को गिन गिन कर सहेजता। यही उसके जीवन का नित्य कर्म था। वो मीत भाषी भी पूरा था और बात का धनी भी। वो छोटे बड़े सबकी आवश्यकताएं पूरी किया करता। इसी से वैशाली में सब कोई नंदन साहू के नाम से परिचित थे। परंतु इन सब व्यवसायों के अतिरिक्त उसका और भी एक गूढ़ व्यवसाय था, जिसे कोई नहीं जानता था। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।